तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी सीरीज़ में छंद पढ़ेंगे। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कि आपको मात्राएं गिनने के लिए दी जाएगी, और जितनी मात्राएं निकलती हैं उस आधार पे ये कहा जाता है कि ये चौपाई है, दोहा है कि क्या है। तो इसमें बेसिकली हम जो वर्ण होते हैं और मात्राएं होती हैं उन चीज़ों को हम यहाँ इस पे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले छंद होता क्या है? छंद छंद छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना और खुश करना। मतलब सेंटेंस को सुन के हमें जो आनंद मिलता है, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिससे हमें मतलब किसी भी तरीके का मतलब हमें आनंद मिलता है, तो उसे हम छंद कहते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। सबसे पहले जो ये आह्लाद होता है, इसमें वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या होती है ना। जैसे कि हम ऐसे जैसे हम सोचते हैं, मतलब जैसे हम कोई नाम ले लेते हैं ना, जैसे हमने बोला सीता, है ना। तो अगर हम इसमें वर्ण काउंट करेंगे तो इसमें एक तो होगा स और एक होगा त, तो हमारे दो वर्ण इसमें आ गए। और अगर हम इसमें मात्राएं गिनने के लिए आएंगे तो इसमें बड़ी ई है ना, तो यानी कि यहाँ पे दो लिखेंगे हम, दो मात्राएं हैं क्योंकि बड़ी ई आई है सीता, और जो ता है उसमें भी एक और मात्रा है, तो इसमें भी दो मात्राएं आएंगी, यानी कि टोटल कितनी मात्राएं हुई? चार। अगर यहाँ पे छोटी सी होती तब यहाँ पे एक मात्रा होती, और अगर त में कोई भी मात्रा ना होती तो यहाँ पे एक मात्रा होती। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक मात्रा कब होती है, दो मात्रा कब होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में हमें मतलब कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, है ना, तो उसके आधार पे हमें ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा छंद है ना, ये चौपाई है, दोहा है, सोठा है कि क्या है। तो और इसमें आपको बेसिकली जो इसमें मात्राएं कि इतनी मात्राएं वाला कौन सी, इतनी मात्राओं वाले को क्या बोलते हैं, इतने वर्ण वाले को क्या बोलते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छंद की परिभाषा क्या होती है? वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद उत्पन्न होता है तो हम उसे छंद कहते हैं। मतलब छंद में क्या होता है, इसमें कोई भी नियमित संख्याएं होती हैं, और या फिर नियमित क्या होंगी? मात्राएं होंगी, जिससे कि मतलब हमें क्या होता है? आनंद प्रतीत होगा। दूसरी चीज, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि जो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं वो पिंगल नाम के ऋषि माने जाते हैं। क्लियर? छंद का छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब आते हैं हम, छंद के अंक कितने होते हैं ये आपको नॉर्मल देखना है, पर हाँ जब हम मात्राएं काउंट करेंगे तो उस टाइम पे ये हमारा बहुत काम आएगा। छंद के भेद कितने होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छंद के अंग कितने होते हैं, इसके पार्ट कितने होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है चरण या पद। क्या होता है कि चरण मतलब हमने बोला एक लाइन, है ना, हमने कॉमा कर दिया और दूसरी लाइन ही स्टार्ट कर दी, तो पहला यानी कि कॉमा से पहले वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस है, और उसके बाद वाला दूसरा सेंटेंस है, तो वो प्रथम चरण हो गया, और कॉमा के बाद वाला दूसरा चरण हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एक दूसरे के नीचे लिखे हों, या फिर पहला चरण ऊपर हो, फिर नेक्स्ट लाइन हो, फिर थर्ड हो, फिर फोर्थ हो, या फिर कॉमा के बाद उसी लाइन में कॉमा के बाद सेंटेंस लिखा गया, तो वो दूसरा चरण ही माना जाएगा, वो एक चरण नहीं माना जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन में लिखा है तो एक चरण होगा। इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिए। अब जैसे जैसे इसमें आएगा वैसे वैसे बताऊंगी मैं। सबसे पहले चरण, देखिए क्या होता है कि छंद के प्राय चार भाग होते हैं। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है। अब क्या होते हैं, पहले और तीसरे चरण को क्या बोलते हैं हम? विषम चरण बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड और फोर्थ चरण को हम सम चरण बोलते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें देखिए हमने क्या बोला? चरण, है ना। अब देखिए
इसमें जो यहाँ तक है ना कॉमा, कॉमा से पहला, ये पहला चरण है। अब ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एक ही चरण होगा। कॉमा के बाद दूसरा चरण हमारा स्टार्ट हो गया। क्लियर। अब फर्स्ट और थर्ड ये समचरण माने जाएंगे, ये वाला और ये वाला, और थर्ड और सेकंड और फोर्थ जो हो हमारा समचरण होगा, ये वाला विषम होगा। फर्स्ट और थर्ड वाला ये आता है कि विषम चरण कौन सा होता है, समचरण कौन सा होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। बस इसमें यही है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इसमें आपको मात्राओं को इस तरह से देखना है कि लघु स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है। सबसे पहले अगर हम एक मात्रा के बारे में बोलेंगे तो हम ये पाई इसको यूज़ करेंगे, और अगर हम एक से ज़्यादा मात्रा होंगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसका मतलब दो मात्राएं हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या होता है कि ह्रस्व यानी कि एक मात्रा में हम क्या करते हैं, हम इसमें जैसे कि ये सब आते हैं, जैसे छोटा आ कहीं पे यूज़ हो रखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना कि सिर्फ हम ता लिखेंगे तो एक मात्रा होगी, और ता पे बड़ा आ होगा यानी कि ता होगा तो वो दो मात्राएं बोली जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ऊपर आएगा चंद्र बिंदु तो वो हमारा एक मात्रा कही जाएगी। अगर ऊपर सिर्फ बिंदी आती है, ये जैसे बिन, इंग, ये फिर ता, ये अनुस्वार वाला ता आता है, तो इसमें हमारी दो मात्राएं गिनी जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, ये आपको उस वक्त बहुत काम आएगा जब आप मात्राएं गिनोगे। ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे गिननी है आपको। अब देखिए एग्जाम्पल में आ जाइए, मैं इसी से आपको सब कुछ बता दूंगी। जैसे ये रहीमन लिखा हुआ है, अगर हम इसमें वर्ण गिनते हैं ना तो र, ह, वर्ण में हम मात्राएं नहीं देखेंगे, वर्ण में हम सिर्फ क्या देखेंगे, इसमें कितने अक्षर हैं। तो ह है, म है और न है। तो कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4, हमारे क्या 4 वर्ण आ गए। अगर हम इसमें मात्राएं काउंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, र में एक मात्रा, ही में क्या बोला, छोटी ई है ना, एक मात्रा, म पे एक मात्रा और न पे एक मात्रा। तो कितनी मात्राएं होगी, 1 2 3 4, 4 हमारी मात्राएं निकल गई। अब अगर हम पानी वाली बात करते हैं, पानी, तो वर्ण कितने हैं पानी में, एक पा हो गया और एक ना हो गया, दो हमारे वर्ण निकल गए। पर अगर हम मात्रा की बात करते हैं, बड़ा आ रहा है ना, पा के साथ आ है, तो दो मात्राएं हैं, सॉरी, अगर बड़ा आ है तो यानी कि दो मात्राएं हैं, और ना पे भी बड़ी ई है तो यानी कि दो मात्राएं, तो मात्राएं हमारी 4 आ जाएंगी। क्लियर। अब देखिए, और कंडीशन मैंने आपको बताई है कि अगर चंद्र बिंदु ऊपर आता है तो हमारी सीधे सीधे एक मात्रा काउंट होगी, और अगर हमारा क्या होता है, सिर्फ ऊपर सिर्फ बिंदी आती है तो हमारी ये क्या बड़ी मात्रा, मतलब दो मात्राएं इसमें कही जाएंगी। इसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि दीर्घ कौन सा होता है, ह्रस्व कौन सा होता है, और इसमें चरण कौन कौन से होते हैं, कैसे मात्राओं को काउंट करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, मतलब वर्णों को काउंट करते हैं। जब मैं इसका आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बताऊंगी ना तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, चीज़ें अच्छे से आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि एक साथ आपको खूब सारा पढ़ना है, आपको चीज़ों की क्वालिटी पढ़नी है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा पढ़ो पर आप अच्छा पढ़ो। नेक्स्ट, इसके बाद चरण हमें पता चल गए है ना, चरण यानी कि पद यानी कि लाइन है। इसके बाद सॉरी, चरण हमें पता चल गए, लाइन होगी है ना। इसके बाद वर्ण मात्रा भी हमने देख लिया है ना। इसके बाद वर्णों की गणना करनी भी हमें आ गई है ना, ह्रस्व कौन से होते हैं, दीर्घ मात्राएं कौन सी होती हैं, ये भी हमें अच्छे से आ गया है ना। संख्या और क्रम, ये भी संख्या मतलब जो भी कितनी होती हैं, एक संख्या में मतलब एक मात्रा में, छोटी मात्रा में हमारी एक संख्या आती है, और जैसे दीर्घ आता है, दीर्घ में हमारी दो संख्याएं होती हैं। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। गण क्या होता है, गण सिर्फ समूह होता है ना। हम क्या करते हैं कि इसमें ना सिर्फ जो मतलब वर्ण होते हैं ना, अक्षर होते हैं, उनको ही हम इसमें काउंट करते हैं। क्लियर। अब
इसमें मतलब जैसे मतलब एक तरीके से ग्रुप होता है, वर्णों का ग्रुप होता है, उसे गण कहते हैं, है ना। तो ये आपको मतलब बेसिक है, ज़्यादा वो करने की आप इसमें ज़रूरत नहीं है। गति, गति कुछ नहीं, गति सिर्फ ये होती है कि छंद के पढ़ने के प्रवाह को या फिर लय को क्या बोलते हैं हम, गति बोलते हैं। यति विराम, यति विराम मतलब एक तरीके से ठहरना, रुकना, है ना। तो वो आपको इसमें मतलब जो भी ये सेंटेंस है उसमें मैंने आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है ना। चरण क्या होते हैं, दीर्घ ह्रस्व क्या होते हैं, गति क्या होती है। इसके बाद अब अगर आप लोग तुक देखेंगे, तुक भी उसे कहते हैं, है ना। अब आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छंद के भेद। छंद के दो भेद होते हैं, वर्णिक छंद और तीन भेद होते हैं छंद के, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक छंद में हम किसको काउंट करेंगे, जैसे आपको शब्द से पता लग रहा है, किसको हम काउंट करेंगे, वर्णों काउंट करेंगे नहीं, अक्षरों को काउंट करेंगे। इसमें मात्राएं मुत्राएं कुछ नहीं है ना। जैसे रहीमन में हमने काउंट करा था, र है, ह है, म है, न है, बस। हमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम किसको, वर्ण को हम इसमें देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रमुख वर्णिक छंद कौन से हैं, और देखिए जैसे आप ना काउंट करेंगे वर्णों को, है ना, सेंटेंस में हम वर्णों को काउंट करेंगे, फिर हमें जितने भी वर्ण मिलेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें मतलब पर्टिकुलर जो भी सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ण यूज हो रखा है, कौन सा वर्णिक छंद यूज हुआ है। या फिर आपको देवघनाक्षरी दे देंगे, रूपघनाक्षरी दे देंगे कि अगर इस इस पूरे सेंटेंस में 32 वर्ण आ रहे हैं तो वो रूपघनाक्षरी होगी। आंसर आपका सीधा सीधा से रूपघनाक्षरी टिक हो जाएगा। तो ये होता है कि वर्ण जितने निकले हैं, काउंट करना है उनको कितने निकले हैं। फिर आपको काउंट करने के बाद ऐसा भी ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर में जो भी चीज़ दे रखी है, कि आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मतलब इसमें चंचला में 16 वर्ण होते हैं, तो ये जितने भी हमारे वर्ण निकल रहे हैं यानी कि 16 वर्ण है, तो आपको चंचला पे टिक करना है ना। तो आपको इसके लिए ये सारे के सारे जो वर्णिक छंद हैं ये आपको रटने पड़ेंगे, है ना। इससे आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्णिक छंद यूज हो रखा है। बस आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत मतलब इसमें सिलेक्टेड वर्ण है, वर्णिक छंद है, इसे आपको बस रटना है। मात्रिक छंद में भी यही है, इसे आपको सिर्फ रटना है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख हैं। सबसे पहले प्रमाणिका, इसमें 8 वर्ण होते हैं। स्वागता, भुजंगी, शलिनी, इंद्रवर्जा, दोदक, सभी इसमें 11 वर्ण होते हैं। वंशस, भुजंग प्रयास, द्युत, विलंबित, तोटक, इसमें 12 होती हैं। वसंत तालिका 14 होती हैं। मालिनी 15 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वसंत तालिका, मालिनी। पंचामर, चंचला में 16 वर्ण हो। मद्रकांता, शिखरणी 17 इंपॉर्टेंट है। शार्दुल, विक्रीर्ण, स्त्रगधरा 21, सवैया 22 से 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है सवैया। घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33, कवित्त, मनहरण 31 से 33। तो इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है पर आपको इनको ध्यान रखना है। जैसे प्रमाणिका हो गई, है ना, प्रमाणिका है ना, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, और ये घनाक्षरी, सवैया और पंचामर, ये आपको ध्यान रखने हैं। मलिनी, शिखरणी, ये क्योंकि मैं इसीलिए इसे टिक करा रही हूँ क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है प्रमाणिका। तो ये आपके वर्णिक छंद हैं, इसके बेस पे आपको ये पता लगेगा कि मतलब आंसर में जो भी चीज़ दे रखी है उसमें पहले कितनी मात्राएं होती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और आपके जितने भी वर्ण निकल रहे हैं सीधा सीधा आपको सीधे आंसर में पता लग जाएगा। नेक्स्ट, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 पार्ट होते हैं, सममात्रिक, अर्धसम और विषम सम। देखिए सममात्रिक, जैसे कि आपको शब्द से लग रहा है कि मात्राएं जिसमें समान होंगी, मतलब हमारे चारों जितने भी हमारे चारों लाइनें हैं, हमारे चारों पैरा हैं, उनकी मात्राएं जब सेम होंगी, मतलब प्रथम चरण में भी 16 आ रही हैं, दूसरे में भी 16 आ रही है, तीसरे में भी 16 आ रही हैं, और चौथे में भी 16 आ रही हैं, तो हमारा सीधे सीधे सममात्रिक छंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर फर्स्ट में और थर्ड
वाले चरण में मात्राएं सेम हैं और फोर्थ में और सेकंड में सेम है, तब हम अर्ध सममात्रिक कहेंगे। देखिए आपको ना धीरे धीरे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, मात्राएं गिनोगे, वर्ण गिनोगे, तो आपको कुछ नहीं है ये, बस जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बस ज़्यादा इसमें ध्यान ऐसा रखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको मात्राएं देखनी है, वर्ण देखने हैं और उसके बेस में आपने देखना है कि हमारा कौन सा वर्ण निकल रहा है, कौन सा छंद निकल रहा है, सीधा सीधा ये वही आंसर हो जाएगा इसमें। क्योंकि ना इसमें ना सारा नहीं पूछा जाता, इसमें बस कुछ मतलब सिलेक्टेड वो होते हैं, सिलेक्टेड फैक्ट होते हैं, सिलेक्टेड इसमें वर्ड होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे चौपाई कई बार पूछा जाता है, सोठा पूछा जाता है, दोहा पूछा जाता है, और वर्णिक में हमारा देवघनाक्षरी, रूपघनाक्षरी, प्रमाणिका है ना, वसंतलिका, ये सब पूछा जाता है। मतलब ज़्यादा ये नहीं पूछता, इसी के अंदर पूछेगा। अब सममात्रिक चारों चरणों में समान मात्रा, अर्ध सम में फर्स्ट में और थर्ड में सेम, सेकंड में फोर्थ में सेम, है ना। जैसे कि हम बोलेंगे दोहा में आता ही है, जैसे 13-11 का क्रम चलता है ना, वो आपको पता चल जाएगा। सम है, अर्ध सम है और विषम सममात्रिक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें ना आपको ऐसा ध्यान रखना है कि सममात्रिक में क्या होगा कि इसमें सभी चरणों में समान मात्राएं हैं, सब में 11 होगी, सब में 12 होगी, सब में 14 होगी, सब में 16 होगी, इस तरीके से। अर्ध सम में फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड और फोर्थ से अलग है, सॉरी, वो दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड और फोर्थ सेम है, ठीक है। विषम सममात्रिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने क्या किया, इसमें बस 2-3 आते हैं, वो ही आपको याद रखने। विषम मात्रिक में कुंडलिया आता है और एक छपई आता है। कुंडलिया में दोहा प्लस रोला को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, दोहा में 13-11 का सीक्वेंस चलता है, और जो रोला है, रोला में हमारा 24 का सीक्वेंस चलता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको दोनों को ये एक साथ ले लेता है ना, तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें आपको रटना है कि इसमें कौन कौन से आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको टिक कराती जाऊंगी। सबसे पहले सममात्रिक छंद में अहीर 11 मात्राएं, तोमर 12 इंपॉर्टेंट है, मानव 14 मात्राएं, अरिल, पदारी, पदारिका, चौपाई 16 मात्राएं, चौपाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पीयूष वर्ष सुमेरु 19 मात्राएं, राधिका 22 इंपॉर्टेंट है, रोला, दिक्पाल रूप मात्रा 24, गीतिका मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 मात्राएं, सरसी सार 28 मात्राएं, हरि गीतिका इंपॉर्टेंट है 28 मात्रा, ताटंग 30 मात्रा, वीर अहला इंपॉर्टेंट है और 31 मात्राएं इसमें आएंगी। अर्ध सममात्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बरवे, विषम चरण में 12, सम चरण में 7, दोहा विषम में 13 मात्राएं, सोठा दोहा का उल्टा होता है, और उलाला विषम 15 व सम 13 होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें पहला चरण है ना, जैसे हम दोहा का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम दोहा बोलेंगे, है ना, तो दोहा में क्या होता है, दोहा में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर फर्स्ट और थर्ड सेम मात्राएं चला रहा है और सेकंड और फोर्थ सेम मात्राएं चला रहा है, तो वो हमारा अर्ध सम हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में और थर्ड में 13 मात्राएं हैं और सेकंड और फोर्थ में हमारी 11 मात्राएं हैं, तो हम सीधा सीधा दोहा टिक करेंगे। क्लियर। अगर हम क्या करेंगे कि चौपाई फर्स्ट में 16, सेकंड में 16 मात्राएं, थर्ड में 16 और फोर्थ में भी 16 मात्राएं, तो हमारा सीधा सीधा क्या होगा, चौपाई। क्लियर। इस तरह से हम देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हम क्या करेंगे कि विषम मात्रिक जो लास्ट वाला है, इसमें क्या होता है कि जैसे कुंडलिया दोहा प्लस रोल आ जाएगा, तो दोहा में मैंने आपको क्या बोला, इसमें बहुत बड़ा सेंटेंस देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दोहा में 13-11 का सीक्वेंस चल रहा था, है ना, फर्स्ट में और थर्ड में 13, सेकंड में और फोर्थ में 11,
इसके बाद इसमें रोला का क्रम भी चलेगा, है ना। तो जैसे रोला, तो रोला में इसने क्या करा था, 24 मात्राएं दी थी ना। तो ये विषम मात्रिक में कुंडल या दोहा प्लस रोला चलाएगा। वैसे इतना टफ नहीं आता है, नॉर्मल आता है। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि किस में कितनी मात्राएं हैं, किस में कितने वर्णिक मात्राएं, बस इसमें मतलब सेलेक्टेड हैं। आपको इसी में से ये घुमाएगा, इसी में से आपको देगा। बस आपको ये याद रखने, बस एक बार अच्छे से याद कर लो, है ना। बार बार आपको बस एक बार अच्छे से कर लो, बाद में पेपर के टाइम पे रिवीजन करोगे, है ना। तो वर्णिक छंद में हमने क्या किया था, इतने ही हमने सेलेक्टेड ले लिए कि इसी के अंदर आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके सबसे पहले तो अगर आपके सेंटेंस में सम विषम का आपको पता होना चाहिए, है ना। चारों चरणों में फर्स्ट और थर्ड है सम, सॉरी फर्स्ट और थर्ड है विषम, और सेकंड और फोर्थ में आपको सम। अगर इन दोनों में सेम मात्राएं तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, दोहा है ना। दोहा है या फिर सोठा है, कुछ भी है। बस आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। थर्ड है आपका मुक्त छंद कुछ नहीं है। मुक्त छंद में क्या होता है कि इसमें वर्णों का कोई क्रम नहीं होता, मात्राओं का कोई क्रम नहीं होता। कितनी भी मात्राएं निकल सकती हैं, कितने भी वर्ण निकल सकते हैं। जितने भी मैंने आपको सिलेक्टेड वर्णिक छंद दिए हैं, इसमें से इसका कोई भी मेल नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता चलेगा कि इसमें से कितने वर्ण निकले हैं, कुछ कितने भी निकल सकते हैं, है ना। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसमें इतने वर्ण हैं, इतनी मात्राएं हैं, आपको इसमें से कहीं इसका मैच नहीं मिलेगा। तो ये हमारा मुक्त छंद होता है। निराला की जो कविता है जूही की कली, वो भी मुक्त छंद का एक उदाहरण है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और आपको इसमें बस एक सेलेक्टेड ये चीज़ें आपको रटनी है कि किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। आपको मात्राएं निकालनी मैंने बता दी, वर्ण निकालने मैंने बता दी, बस आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जितना भी इसका पार्ट बचता है वो जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट चलाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।